नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में इलाज में परेशानी हो सकती है। योजना के तहत राशि का भुगतान 3 महीने से नहीं होने के कारण आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं करने की चेतावनी दी गई है। सरकार से जल्द भुगतान करने की मांग की गई है। और आपको बताते हैं कि मामला दरअसल है क्या। देखिए, आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज होता है। 5 लाख रुपए तक गरीबों को दिए जाते हैं। वो तमाम लोग जिनकी आय 10,000 रुपए से नीचे है प्रति महीना, उनका इलाज सरकार कराती है। और ऐसे में फिर प्राइवेट अस्पतालों को सरकार ये पैसा देती है, उसका भुगतान करती है। लेकिन पिछले 3 महीने से निजी अस्पतालों को करीब करीब डॉक्टर्स बता रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अब प्राइवेट अस्पताल परेशान है और वो सरकार से जल्द भुगतान की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, अध्यक्ष हैं आईएमए रायपुर के। इसके साथ साथ डॉक्टर राज मनहरे जी श्रीदानी अस्पताल रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और यशोदा अस्पताल से डॉक्टर चंदन कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रायपुर से हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी इस वक्त डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नीलेश के पास जा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं तमाम डॉक्टर्स के पास जाता हूं। नीलेश, देखिए, ये है तो समस्या। आप अगर योजना चला रहे हैं तो प्राइवेट अस्पताल इलाज कर रहे हैं, स्टाफ की सैलरी, इक्विपमेंट्स का खर्चा, बिजली, ये वो तमाम चीजें रहती हैं। ये प्राइवेट अस्पताल पैसे कैसे चुकाएंगे? बिल्कुल। और यही मांग जब आईएमए, हालांकि डॉक्टर राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कल गए थे स्वास्थ्य मंत्री के पास उस टीम के प्रतिनिधित्व करते हुए, जो टीम ने मांग रखी है कि अगर जल्द से जल्द निराकरण नहीं किया जाता है तो फिर मजबूरन कई कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिसमें जिसकी परेशानी का सामना आम जनता को करना पड़ सकता है। यानी कि एक तरह से चेतावनी है कि अगर पैसा समय पर अब भुगतान नहीं हो पाता है तो फिर अब इलाज जो आयुष्मान योजना के तहत किया जाता है उसको रोका जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर सरकार की कोई भी योजना हो और उसका भुगतान, देखिए, इस योजना को लेकर वैसे भी तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं कई सारे जगह से। सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात ना करूं, देश भर में अगर बात करें, हमने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश का एक मामला देखा था। मध्य प्रदेश के एक्सक्लूसिव खबर हमारे एनडीटीवी पर ही चली थी कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी अस्पताल में आए मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा था निजी अस्पतालों में। ये एक दूसरा पहलू हो सकता है, इस पर सवाल उठाना दूसरा पहलू हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई गरीब, एक तो सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई अपनी मर्जी से आज की तारीख में सरकारी अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाना चाहता। यानी कि अगर मजबूरी में है तो सरकारी अस्पताल जाता है, पैसों की मजबूरी है। और इसी मजबूरी को दूर करने के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना की लॉन्चिंग सरकार ने की थी, केंद्र सरकार ने की है कि गरीब परिवार भी सरकार निजी अस्पतालों में, अच्छे सुविधा वाले अस्पतालों में अपना इलाज करवा सके। निजी अस्पताल इसके तहत 5 लाख रुपए तक का गरीबों को इलाज भी देते हैं। लेकिन पैसा नहीं मिलने के कारण अब उन गरीबों को दिक्कत होने वाली है अगर निजी अस्पताल इस पर इलाज करना रोक दें, जो कि मजबूरी में सरकारी अस्पताल जाते हैं, वहां इलाज नहीं मिलता। और जब निजी अस्पताल जाएंगे तो उनके पास पैसा नहीं होगा कि वो अपना इलाज करा पाए। अगर रोक दिया जाता है तो ये सबसे बड़ी समस्या जो है वो गरीब परिवार के उन लोगों को होने वाली जो स्वास्थ्यगत समस्याओं से जूझ रहे हैं। आसिफ, डॉक्टर राकेश गुप्ता आईएमए अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, स्वागत करता हूं मैं आपका। डॉक्टर गुप्ता, मेरा आपसे एक सवाल है सर। सवाल बड़ा सीधा सा है कि कब से आपको भुगतान या प्राइवेट अस्पतालों को भुगतान नहीं हो रहा है और ये राशि कितनी पहुंच गई है? देखिए, शायद मई में मुझे लगता है कि मई जून के बाद का पेमेंट रुका हुआ है। किसी को थोड़ा ज्यादा आया, किसी को कम आया है। लेकिन बहुत से सदस्यों ने मुझे बताया है कि उनका पिछले साल का भी पेमेंट, हालांकि अप्रूव्ड दिखा रहा है पोर्टल में, वो भी रुका हुआ है। तो ये अलग अलग वर्जन अलग अलग जिलों के डॉक्टर्स के हैं, हॉस्पिटल ओनर्स के हैं। और मुझे लगता है कि एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जो मीडिया में कभी नहीं आई, जो रिड्रेसल सिस्टम है, जो शिकायत वाले केसेस होते हैं या जिसमें डॉक्यूमेंटेशन कम होता है, बाद में नर्सिंग होम संचालक उसको पूरा करते हैं, वो वाले केसेस भी काफी रुके हुए हैं। जो मुझे लगता है कि जो शिकायत कमेटी निवारण कर देती है और केसेस अप्रूव कर देती है, वो केसेस भी रुके हुए। तो मुझे लगता है कि विवाद की स्थिति है, लेकिन सर्वमान्य तथ्य है कि मई जून के बाद का पेमेंट किसी का नहीं आया। और आपने कहा गुप्ता जी, कुछ लोगों का 1 साल पुराना पेमेंट भी नहीं आया है। तो ये 1 साल पुराना मतलब कितना पुराना? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी सरकार आ गई थी?
देखिए, मुझे लगता है कि सरकार का प्रश्न उठाना ठीक नहीं है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, ये इलाज तो गरीब आदमी का होना है। और सरकारें किसी की भी नहीं होती, सरकार जनता की होती है। और मुझे लगता है कि जो शिकायत निवारण समिति उसके काम न करने के कारण पिछले साल के पेमेंट रुके हुए हैं, वो एक प्रावधान है जिसे पूरा नहीं किया जाता है, और मुझे लगता है कि उसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार से योजना का आकार बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बहुत सारे वर्ग के लोग इस योजना में लाभ उठाने के लिए आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में सबसे अच्छा काम पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। योजना 200-300 करोड़ रुपए से बढ़ के 2200-2300 करोड़ की हो गई प्रतिवर्ष। हॉस्पिटल का रीच भी बढ़ा है, सुदूर अंचल में अस्पताल भी आयुष्मान योजना के फायदा दिलाने के लिए हुए हैं। तो प्रति माह 200 से 300 करोड़ का इलाज जो है प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में होता है। चूंकि 70% से ज्यादा अस्पताल प्राइवेट हैं और इसकी रीच बहुत ज्यादा है सुदूर अंचलों में, तो मुझे लगता है कि पेमेंट जो है वो न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी होना चाहिए, ताकि ठीक। जो अर्थव्यवस्था अस्पतालों की वो चल सके। और मुझे नहीं, लगता मैं है इस पर कि आता हूं आपके पास, क्योंकि इसमें मुझे जो आपसे अभी फंडिंग कुछ है, और सवाल पूछने हैं। लेकिन डॉक्टर राज मनहरे जी हैं हमारे साथ, श्रीदानी अस्पताल रायपुर की तरफ से। डॉक्टर मनहरे, आपके हॉस्पिटल का अभी कितना पेंडिंग चल रहा है सर? कितना अभी बैकलॉग है? हाँ सर, मैं 2018 से अपना आयुष्मान भारत में काम कर रहा हूँ। मेरा पेंडिंग जो है 2022, 21, 22 और अभी 24 का भी काफी। 2022 में तो सर काफी ऐसे हुआ कि सडन ही, जैसे पेमेंट करने के टाइम सडन ही ऑलमोस्ट 300 से 400 केसेस एक साथ रिजेक्ट किए गए। मेरे हॉस्पिटल के साथ साथ बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे थे। उस बात को हमने आईएमए में भी उठाया था, आईएमए मीटिंग में, डीजीआरसी मीटिंग में होता है उसमें भी बार बार हमने जो भी उस टाइम सर थोड़ा डीएचएस सा सर थे। सरल शब्दों में, मतलब आपने इलाज कर दिया लेकिन उस इलाज को सरकार ने मान्यता नहीं दी, यही ना? हाँ सर, वो बल्क में रिजेक्ट किया गया सर। कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके प्रॉपर अच्छे से ऑडिट भी हुआ, अप्रूव भी हुआ, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आया तो बल्क में रिजेक्ट कर दिया कि कुछ ना कुछ कारण बता के। और कुछ सिस्टम जनरेटेड था कि ऐसा, उसमें कुछ सफिशिएंट कारण नहीं बताया गया था कि प्रॉपर हम उसका, हमने पूछने के लिए गए उस पे कि क्यों रिजेक्ट किया गया है, तो वो सिस्टम जनरेटेड है, सिस्टम में ऐसे दिखा रहा है, हमारे हाथ में नहीं है। हम उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे आए। पिछले साल की शुरुआत की बात है, और लास्ट इस साल 2023 के लास्ट में और 2024 के लास्ट में कुछ केसेस के रिकवरी में किया गया, हॉस्पिटल से रिकवरी किया गया। हमको उसका पेमेंट नहीं मिला है, लेकिन हॉस्पिटल से जो और ऑलरेडी रिकवरी रिकवरी करके, जैसे हम जो अप्रूव्ड केसेस है उस केसेस से पैसे काटते ही है। तो ये सब चीज, बहुत सारी चीजें है। उस टाइम जो भी भीम सिंह सर थे नहीं तो आईएएस, उनसे आपको सर हमने बात लास्ट भी बार किया। पेमेंट कब आया था, कब प्राप्त हुआ था, भुगतान कब हुआ था? सर ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो गए सर। अभी बीच बीच में ऐसे है कि एक केस, दो केस, एक केस, एक दो केस का पेमेंट आता है। वो भी ऐसे पेमेंट आता है कि पार्शियल पेमेंट। जैसे हमने काम किया है 50,000 रुपए का, उसमें से वो कट करके दे रहे हैं, किसी का 25,000 दे रहे हैं, कभी किसी का 30,000। जबकि प्रॉपर सभी केसेस में जो ट्रीटमेंट सिस्टम होता है वो प्री ऑथराइज सिस्टम होता है। पहले हमको ऑथराइजेशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, सीपीडी अप्रूव्ड होता है, तब जाके हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक अगर बात। हम, आपने अप्रूव्ड किया है उसके बाद हमने ट्रीटमेंट किया है। अगर हम पेशेंट चले जाते हैं ट्रीटमेंट करा के, उसके बाद हमको पता चलता है कि 6 महीने बाद हमारा जो 50,000 का काम किए थे उसमें 25,000 ही आ रहा है, तो फिर बड़ी हम समस्या कैसे है ये। मैं इस पे मतलब। आता हूं आपके पास जरा। और हमारे साथ डॉक्टर चंदन कुमार जी भी हैं यशोदा अस्पताल से। डॉक्टर कुमार, आपसे मेरा सवाल ये है सर कि ये तो बहुत पहले से प्राइवेट अस्पताल कहते आ रहे हैं, और मुझे याद है जब आयुष्मान आ ही रहा था तब भी हम डिबेट्स में बैठते थे, गुप्ता जी मेरे साथ बैठते थे, और गुप्ता जी से कई बार मैंने डिबेट की है इस मामले में, जब आयुष्मान योजना लॉन्च हुई थी, कि जो रेट सरकार ने तय किए वो बहुत कम है। तो एक तो रेट कम, ऊपर से जैसा डॉक्टर मनहरे बता रहे हैं कि जो आपने इलाज कर दिया उसमें भी पार्शियल पेमेंट्स आती हैं या कम पेमेंट्स आती हैं, तो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं अस्पताल? लोगों को तो जिंदगी दे रहे हैं आप, लेकिन अपनी अपनी क्या स्थिति है? योजना हालांकि जो सरकार ने शुरू की थी वो काफी अच्छे मोटिव के साथ शुरू किया था, और कुछ ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी
जो कि स्वास्थ्य से अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं से बहुत वंचित रह जाते हैं। तो बट इसको जो क्रियान्वयन हो रहा है जमीनी स्तर पर, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी है जो ठीक से नहीं हो पा रही है। जैसा कि मैं बहुत बार फोरम्स में बोलता आया हूँ और अभी भी मैं इसको ही रिपीट करूंगा कि जो सिस्टम हमारा पूरा बना हुआ है स्वास्थ्य का, शुरू से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है या स्वास्थ्य के मद में पैसा नहीं है। स्वास्थ्य के मद में भी पैसा है और सरकार को पैसा देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो ठीक नहीं है। अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस के तर्ज पे हम एक इंडियन हेल्थ सर्विसेज का भी एक बना लें और उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो डे टू डे बेसिस पे हर डिस्ट्रिक्ट में उसके एक ऑफिसर्स बैठेंगे और उसको चेक करेंगे, नोटिफाई करेंगे, ओके करेंगे, तो सुपरविजन हो जाएगा। सुपरविजन होने के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो कि अभी नहीं हो रहा है। जो करंट सिस्टम है हमारे काम करने का, आई थिंक वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और शायद इसी वजह से सारी समस्याएं हो रही हैं कि किसी को कुछ पैसा आ रहा है, किसी को कुछ पैसा नहीं आ रहा है। कितने दिनों से, कितने महीनों से लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा, और प्राइवेट अस्पतालों के पास पैसा आएगा तो देयर हैज टू बी समवन हु हैज टू पे। या तो पेशेंट पे करेगा या फिर उसका जो पेयर कैटेगरी है, जीएचएस, सीसीएचएस, ईएसआई, या फिर आयुष्मान स्कीम के तहत जो सरकार पैसा देती है, सरकार बैक एंड पे जो भी उसका वो करे कि कुछ परसेंटेज उसमें स्टेट गवर्नमेंट देती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो उनके बैक एंड की बात है। बट जो प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसा मिलना चाहिए टाइम पे, वो तो पैसा मिलना ही चाहिए, क्योंकि तनख्वाह उसी से आती है, ठीक बात है, उसी से सैलरी आता उसी से है, आती बिजली है, बिल हमें खर्चे जमा उसी से करना होते पड़ता है। हैं। मैं डॉक्टर चंदन आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर गुप्ता, एक बात बताइए सर, इस पूरे मामले में जो सवाल इस वक्त अभी उठ रहा है, एक और भी जो मेरे मन में सवाल आया डॉक्टर गुप्ता, वो सवाल ये है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों की निर्भरता आयुष्मान केसेस पर बढ़ गई है? आयुष्मान केसेस, आयुष्मान योजना आने के बाद प्राइवेट अस्पतालों को भी ग्रो करने का मौका मिला, और जब पेमेंट इस तरह से रुक रही है तो उन पे असर पड़ रहा है? देखिए, आयुष्मान योजना पर छोटे और मझोले अस्पतालों की निर्भरता निश्चित रूप से है। और छत्तीसगढ़ में जो आयुष्मान कार्ड का पेनिट्रेशन है वो न केवल बीपीएल वर्ग में है बल्कि एपीएल वर्ग में भी है। और योजना में दूसरे वर्कर्स जैसे शामिल किए गए हैं, कुली शामिल किए गए हैं, दूसरे ईएसआई के वर्कर्स शामिल किए गए हैं। अभी 70 वर्ष से अधिक की आयु के कार्ड बनने शुरू हुए हैं। तो छोटे और मझोले अस्पताल जो 30 से 50 बिस्तर के अस्पताल होते हैं, सुदूर अंचल में होते हैं, वो उसमें 70 से 80% मरीज आयुष्मान योजना के होते हैं। और अस्पतालों का जो कैश फ्लो है वो करीब करीब बंद है। जो मरीज आते हैं वो चाहते हैं कि आयुष्मान योजना में इलाज हो। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आयुष्मान कार्ड किसी मरीज के पास होता है तो वो चाहता है कि उसको सरकारी अस्पताल की भीड़ भाड़ में न जाना पड़े, उसको डॉक्टर पर्सनली देखे, उसको ऑपरेशन की डेट जल्दी मिल जाए। और जो पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन प्राइवेट अस्पतालों में, छोटे अस्पतालों में डॉक्टर्स का होता है आयुष्मान मरीज के साथ, वो मरीज प्रेफर करता है। वो चाहता है कि उसको कम से कम समय अस्पताल में बिताना पड़े और जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए। और मुझे लगता है कि आयुष्मान कार्ड की निर्भरता अस्पतालों में बहुत ज्यादा है। और लेट पेमेंट आने से होता यह है कि जो डॉक्टर्स की सैलरी देनी है, स्टाफ की सैलरी देनी है, दवाई का बिल है, डिस्पोजेबल्स का बिल है, एनेस्थेटिस्ट को फीस देनी पड़ती है, बिजली का बिल है, वो मुझे लगता है कि वो पूरा नहीं पड़ता। जो अस्पताल लोन में चल रहे हैं उनके लिए बहुत विकट स्थिति है। दिक्कत हो जाती है। हमारे सदस्य बताते हैं कि बंद करने की स्थिति आ गई है। और बहुत सारे डॉक्टर राज मनहरे यहाँ पर हैं, बहुत सारे अस्पतालों को तो बैंक के नोटिस भी मिलते हैं, डिफॉल्ट के नोटिस मिलते हैं। स्थिति विकट है, अस्पताल बंद होने की स्थिति है। हमारे साथी कहते हैं कि बंद करना समस्या का हल नहीं है। इस पे कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए, फंडिंग बढ़नी चाहिए। नहीं तो गुप्ता जी बात बताइए, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। आपकी तो मंत्री जी से मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से तो बहुत सकारात्मक उत्तर मिलता है, लेकिन उसका हल नहीं निकलता, उसका फलीभूत नहीं होती हमारी मुलाकात। लगातार उनसे मिलते हैं तो थोड़ा सा पेमेंट आता है, लेकिन वो बैकलॉग क्लियर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसे हम लगातार जनवरी फरवरी से मिल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रयास किया, जो फंडिंग हो सकती थी वो हुई,
लेकिन पहले चरण में जो 700-800 करोड़ रुपए मिले हमको मार्च अप्रैल में, उसमें पिछले साल अप्रैल मई 2023 से दिसंबर 2024 का भी भुगतान नहीं हो पाया। ये बात कहना गलत है कि पिछली सरकार का है। कोई डॉक्टर सरकार को देख के काम नहीं करता है, वो नीति को देख के काम करता है। इस प्रकार नहीं, का मैं ये कह रहा इस था कि मुद्दे गुप्ता का जी अगर होते, कांग्रेस सरकार होती, तो गुप्ता जी निकाल लाते जितना बिल था, डॉक्टर्स को परेशान नहीं होने देते। वो कई बार विचारधारा और वो संबंध भी तो कोई चीज होती है। मैं गुप्ता जी लौट रहा हूं इस पे आपके पास। डॉक्टर चंदन, आपसे मेरा एक सवाल है सर, ये विडंबना है क्या कि एक तरफ हम ये खबर दिखाते हैं कि अस्पताल सरकारी, कुछ प्राइवेट अस्पतालों के एजेंट सरकारी अस्पतालों के बाहर से पेशेंट्स को ला रहे हैं कि आइए आपका आयुष्मान में इलाज कराते हैं, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि पेमेंट नहीं मिल रहा है, हमको नुकसान हो रहा है, जो हम इलाज करते हैं उसका रेट कम मिल रहा है। तो एक तरफ हम मरीजों को ला भी रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि इनका इलाज करने में नुकसान भी हो रहा है। ये विडंबना कैसी है, जरा समझाइए दर्शकों को। नहीं, ये विडंबना से ज्यादा शायद हमारे सुपरविजन की मैं थोड़ी सी कमी बोलूंगा कि ऐसा अभी भी हो रहा है, और कुछ लोग इसको अभी भी उठा रहे हैं, और इन बातों को बड़े बड़े फोरम्स पे उठाया जा रहा है कि कुछ एजेंट्स जो हैं वो सरकारी अस्पताल से पेशेंट को खींच के प्राइवेट अस्पताल में लेके आ रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, और ये ना के बराबर है। इसमें भी फिर वही इसको अगर हम लोग तरीके से इसका अगर निपटारा करना चाहें, निष्पादन करना चाहें, तो अगर कुछ एक सर्विसेज जो हैं हमारे सरकारी अस्पताल में अवेलेबल है, तो उसके लिए वो पेशेंट्स को प्राइवेट अस्पताल जो वो काम कर रहा है, तो उसके लिए पेमेंट, मतलब उनको अगर हम कैटेगराइज कर दें कि कुछ एक सर्विसेज जो है हम सरकारी अस्पताल में देंगे, और कुछ एक कैटेगरीज जो सरकारी अस्पताल में अवेलेबल नहीं है उसको हम प्राइवेट अस्पताल में करेंगे, तो अगर हम इसको सही तरीके से क्रियान्वयन करना चाहें तो उसमें बहुत बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपका कहीं कहीं पे पीएचसी या सीएचसी अवेलेबल है, और वहाँ पे कुछ एक सर्विसेज है हमारे पास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, बेसिक सर्जरीज हम वहाँ पे कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर पेशेंट को हम लोग प्राइवेट अस्पताल में क्यों भेजेंगे, है कि नहीं? ठीक बात। तो इसीलिए मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि ये पेशेंट्स को इधर से उधर और एजेंट्स कर देते हैं। पेशेंट्स के पास अगर वही उतने ही पेशेंट्स आपके पास पहले भी थे, उतने ही पेशेंट्स अभी भी आपके पास हैं, उन्हीं लोगों को आपने आयुष्मान कार्ड बांटा है। तो पहले जो वही लोग आके आपको कैश पेमेंट कर रहे थे, अब वही लोग आपके पास आयुष्मान कार्ड लेके आ रहे हैं, है कि नहीं? उसमें कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, वही पेयर नहीं, हाल ही में सर हमने एक्चुअली एनडीटीवी पर एक खुलासा दिखाया था, उसमें हमने दिखाया था कि किस तरह, और ये सरकारी अस्पताल ने ही इसका बताया, और 3-4 उसमें एजेंट पकड़े भी गए हैं, पूछताछ चल भी रही है उनसे कि वो किन के पास ले जाते थे, क्यों ले जाते थे। वो एक अलग डिबेट का टॉपिक है, कभी और करेंगे उस पर। नीलेश, आपसे एक सवाल है मेरा, आबादी बढ़ रही है, व्यवस्थाएं वही हैं, अस्पताल वही हैं, अगर निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने से मना करते हैं, तो क्या हमारा सरकारी तंत्र अभी उतना सक्षम है कि वो एक साथ फिर सारे मरीजों को संभाल सके, बिना आयुष्मान वाले भी, आयुष्मान वाले भी, या आपको लगता है कि बहुत दिक्कत आ जाएगी? देखिए आसिफ, इसका सीधा सीधा अगर हम बात कहें कि अगर सरकारी अस्पताल या सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होती, तो मैं कहता हूं ना सिर्फ गरीब बल्कि कोई अच्छा खासा इनकम वाला व्यक्ति भी कभी निजी अस्पताल में जाना नहीं चाहेगा। ठीक बात। कारण ये है कि निजी अस्पताल में जाने के पीछे उसके पास दो सबसे बड़े रीजन होते हैं। एक तो इक्विपमेंट, जो जरूरत की चीजें हैं जिनमें जांच होनी है, जो मशीन की बात है, वो सारी अवेलेबिलिटी सरकारी अस्पताल में नहीं रहती है। दूसरी व्यवस्थाएं, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि बड़ी आसानी से, सरल तरीके से और बड़े एक फ्लो में हो जाए, ये सरकारी अस्पतालों में नहीं हो पाता। यानी कि अगर सरकारी अस्पताल की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाए तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर में क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर मुझे किसी चीज के इलाज के लिए, एक सामान्य बीमारी के लिए अगर सरकारी अस्पताल में कई सारी मुफ्त और कई सारे मात्र 100 या 200 या 500 1000 रुपए में हो सकते हैं, उसी के लिए मुझे किसी भी निजी और अच्छे अस्पताल में, जिसको गिनती की जाती है हाई फाई अस्पताल है, वहां 25 से 30 हजार और 50 कभी 5 लाख रुपए भी देने पड़ जाते हैं। तो कोई भी ऐसी जगह क्यों जाना चाहेगा? यानी कि साफ है कि निजी सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के नाम पर सिर्फ वही जाता है जिसकी मजबूरी है कि वो निजी अस्पताल में नहीं जा सकता। यानी कि व्यवस्थाएं सही नहीं है, और व्यवस्थाएं सही नहीं है तो डिपेंडेंसी निजी अस्पतालों पर है। और हमने कई बार खुद
कई सारी खबरें ऐसी दिखाई हैं जिनमें हमने दिखाया है कि आयुष्मान भारत योजना या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ निजी अस्पतालों में पैनल होने के बाद भी नहीं दिया जाता। कई बार उनको कहा जाता है कि हम आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं करा देंगे, इसमें सुविधा नहीं देंगे क्योंकि पेमेंट सरकार की ओर से नहीं आता है। फिर हम ही निजी अस्पतालों को चैलेंज करते हैं, हम ही निजी अस्पतालों को के ऊपर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये गलत है, आपको तो इलाज करना ही होगा, सरकार से पैसा आए चाहे मत आए, ये सरकार और आपके बीच का मसला हो जाता है। तो ऐसे में जो नहीं, लेकिन होनी उसमें है, कुछ अगर मान मानवीय लीजिए आधार भी तो को कोई नहीं चीज मिल रहा है होनी चाहिए पैसा ना नीलेश, और दिक्कत कि और ऐसे में कोई बाध्यता है क्या? जरा सवाल पूछ लेता हूं डॉक्टर राज बनहरे साहब, आप चूंकि आयुष्मान पैनल में हैं, तो ये किसी तरह की बाध्यता है कि जो भी केस आएगा वो लेना ही होगा, आप मना नहीं कर सकते, चाहे भुगतान सरकार की तरफ से हो चाहे ना हो, चाहे 5 महीने बाद हो, ऐसी कोई बाध्यता है क्या? बॉन्ड है कोई? सर जो भी केसेस आएंगे, जो गवर्नमेंट से आए या प्राइवेट से आए या जो कॉमन पॉपुलेशन हमारे पास आ रहा है, कोई भी मरीज, गरीब मरीज हमारे पास आ रहा है और वो ट्रीटमेंट कराना चाह रहा है, तो हम उसको मना नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट की तरफ से बाध्यता है। अगर आप मना करेंगे तो उनको प्रॉपर एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जो उसमें वो 104 में कॉल करके शिकायत कर सकता तो है। आप भी 104 पे कॉल करके अगेंस्ट बात कर सकते हैं क्या कि पेमेंट भेजो भाई? हम नहीं कर सकते ना सर, वही प्रॉब्लम है हमारा। तो जी, नहीं, ऐसी हम कोई अपनी हेल्पलाइन चीजों होनी को चाहिए रखने डॉक्टर्स के के लिए लिए भी। हम अपनी चीजों को रखने के लिए बार बार मीटिंग्स करते हैं, लेकिन प्रॉपर सही तरीके से ना जो आईएएस बैठे हैं हमारे डिपार्टमेंट के, जो बड़े बड़े पोस्ट में, वो जवाब देते हैं, ना हमारे हेल्थ मिनिस्टर प्रॉपर तरीके से जवाब देते हैं। दिलासा हमेशा देते हैं कि आ जाएगा पेमेंट करके। पिछले 8 से 9 महीने से यही चल रहा है सर। बैकलॉग इतना ज्यादा है, जैसे 2 से 3 करोड़ का बैकलॉग होता है और हमारा पेमेंट आता है ओनली, कभी आता है 5 लाख का आया, कभी 2 लाख का पेमेंट आएगा। अगर 6 महीने से मेरा बैकलॉग इतना है और मेरे ईएमआई अगर मैं देखूं तो मंथली ईएमआई ठीक मेरा बात है। उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जितना पेमेंट आता है। हम्म। अगर पेमेंट भी देना है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, अगर 15 से 20 लाख का काम करूँ, एटलीस्ट मुझे 50% पेमेंट कीजिए, ताकि मैं अपने स्टाफ चला सकूं, अपने डॉक्टर्स चला सकूं, अपने फीस जो भी होता है बायोमेडिकल का फीस वो भी दे सकूं, ईएमआई दे सकूं। क्योंकि किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि एकदम से अपने बेसिस पे एक हॉस्पिटल खोल सके। हमें बैंक से जरूरत का पैसा लेना ही पड़ता है, लोन लेना ही ये पड़ता बहुत है। गंभीर मसला तो इस वक्त उठ गया है नीलेश। मेरा मेरा आपसे सवाल है, देखिए, जब हम निजी अस्पतालों को भी कैटेगराइज कर रहे हैं तो 2-3 चीजें निकल कर आती हैं। एक, वो जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं जहां प्राइवेट रूम्स होते हैं, एसी रूम्स होते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें होती है। दूसरा, आपके शहर के छोटे अस्पताल जहां आप जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। और तीसरे, बहुत छोटे क्लिनिक या मेटर्निटी, छोटे छोटे क्लिनिक, 2-3-4 कमरों वाले। अगर यही स्थिति रहती है तो ये बीच वाले और मध्यम और छोटे वाले ये बंद होने की कगार पर आएंगे। तो फिर ऑप्शन यही कि या तो सरकारी में जाकर धक्के खाइए या फिर जिंदगी भर की कमाई छोटे से इलाज के लिए जाके 5 स्टार पे लुटाइए। ये बीच की कड़ी टूट जाएगी, जो स्थिति दिख रही है, जो स्थिति। बिल्कुल आसिफ, ये तो आपने जो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल सच है। इसके साथ साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि कई सारी ऐसे जो छोटे और मझले अस्पताल हैं उनमें और जो बड़े फाइव स्टार जो होटल की तरह अस्पताल है उनमें और जो सरकारी सुविधाओं वाले भी कुछ अस्पताल है उनमें दूरियां भी बहुत हैं। यानी कि किसी ग्रामीण अंचल का जो पीएचसी होगा और उसके बाद जो जिला अस्पताल होगा सरकारी व्यवस्था में, उसके बीच में करीब 100 किलोमीटर का भी कई बार फासला होता है, कई बार 50 किलोमीटर का फासला होता है। ऐसे में ये छोटे और मझले अस्पताल उन बीच बीच में कहीं न कहीं संचालित होते हैं, जो कि मरीजों को सुविधाएं समय रहते अगर कोई इमरजेंसी केस आए तो प्राथमिक उपचार के लिए कम से कम काम आते हैं और फर्स्ट एड देकर या फिर कुछ इलाज कर वो आगे रेफर करने के काम आते हैं ताकि उनकी जान बच सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर वो बंद हो जाएंगे तो ये एक भी बड़ी दिक्कत आएगी सर्वाइव करने के साथ साथ कि जो मरीज हैं ग्रामीण अंचलों के, खासकर शहरों की बात हम ना करें, दूरस्थ इलाकों की बात करें, तो वहां पर जो हेल्थ सेंटर है सरकार के और जो बड़े अस्पताल निजी या फिर सरकारी व्यवस्थाओं के बड़े अस्पताल है उनके बीच में काफी लंबा गैप होता है, किलोमीटर के दायरे से, रेडियस के दायरे से, और उन बीच में छोटे छोटे मजले मजले कुछ कई सारी क्लिनिक और अस्पताल संचालित होते हैं जो प्रथम दृष्टया मतलब जान बचाने में भी कामयाब साबित होते हैं। अगर वो बंद हो जाएंगे नहीं नीलेश, तो वो भी देखिए, एक बड़ा आपने नुकसान ये बहुत झेलने को अच्छी चीज जोड़ी और इसमें जब आपने मेरे चीज में एक चीज जोड़ी तो मैं भी जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि देखिए, जब ये छोटे और अफोर्डेबल अस्पताल, जो वैलिड अफोर्डेबल अस्पताल हैं, वो अगर बंद होते हैं तो फिर वहां से झोला छाप डॉक्टरों को उगने का मौका मिलता है, वो स्पेस उनके लिए बनता है और फिर वो बड़ा खतरनाक हो जाता है आम आदमी के लिए। वो भी एक चीज है। ये तमाम चीजें, और इसका सिर्फ एक ही समाधान नजर आता है कि भैया अगर काम लिया है
तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। इस मामले में तो कम से कम बात बड़ी क्लियर रहनी चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर चंदन, डॉक्टर मनहरे, डॉक्टर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। नीलेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये फिलहाल स्थिति बन क्यों रही है, ये अस्पतालों के सामने क्या समस्याएं हैं, अस्पताल कैसे इस समस्या से जूझ रहे हैं और फिलहाल क्या स्थिति है, इस पर जरा रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने वाले मरीज परेशान हो सकते हैं। ये चेतावनी निजी अस्पतालों की है, वजह आप खुद सुनिए। जून के बाद का पेमेंट प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का रुका हुआ है, उसकी राशि 1500 करोड़ रुपए से कम की होती है। छोटे अस्पतालों का चलना मुश्किल हो रहा है। अनावश्यक मरीज जो आते हैं या जिनके प्लांट सर्जरी किए जाते हैं उनको रोका जा रहा है, और जो दवाइयों के बिल हैं, कर्मचारियों की सैलरी है, जो डॉक्टर्स की विजिट की फीस है, बिजली के बिल हैं, वो देना मुश्किल हो रहा है। और इसके अलावा जो अस्पताल लोन पर चल रहे हैं उनका बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। कुछ अस्पतालों को नोटिस भी मिले हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का काम बंद हो या मरीज के इलाज में बाधा आए, लेकिन चूंकि पेंडिंग पेमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए यदि बहुत जल्दी रास्ता नहीं निकला तो विरोध का कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, ताकि सरकार हमारी बात को सुने और उसका निराकरण जल्दी से जल्दी। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान के तहत 1623 निजी अस्पतालों में इलाज होता है। इन अस्पतालों का कहना है कि उनके 1500 करोड़ रुपए का भुगतान रुका हुआ है। आईएमए चाहता है जुलाई 2024 के बाद 1% ब्याज दर सहित भुगतान हो, आयुष्मान के पैकेज का पुनर्निर्धारण हो। हल कैसे निकले, इसके बजाय राज्य में कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के 1300 करोड़ रुपयों का भुगतान लगभग बाकी है, और लगभग यह 1300 करोड़ संपूर्ण राशि कांग्रेस शासन के दौरान जो भुगतान कर देना था वो नहीं की गई। आईएमए के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, वो आईएमए के अध्यक्ष से ज्यादा कांग्रेस के नेता हैं, और यदि कांग्रेस शासन के समय ही वो इस प्रकार की तत्परता दिखाते और आंदोलन करते तो शायद आज अस्पतालों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस प्रकार की उनकी भी मंशा है कि तत्काल ये भुगतान किया जाए। जिस प्रकार की धमकी राकेश गुप्ता दे रहे हैं वो धमकियां देते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आईएमए की चेतावनी का खामियाजा भविष्य में आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों को हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आईएमए की इस चेतावनी और उसकी मांग पर सरकार का रुख क्या रहता है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।